हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर और मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन एक बार फिर से आपकी अभ्यास की श्रृंखला में एक नया अध्याय जोड़ेगा। आज मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन के साथ। ये जो सेट है वो एरर स्पॉटिंग पर आधारित है, लेकिन इस सेट में परंपरागत एरर स्पॉटिंग को छोड़कर एक नए पैटर्न को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। देखिए, मेरा ये प्रैक्टिस कराने का बस उद्देश्य इतना है कि आपकी जो रेगुलर प्रैक्टिस, आप कहीं भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, आप सब के लिए ये क्लास फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो पोर्शन जो मैं यहां लेकर के आ रहा हूं, चाहे सेंटेंस अरेंजमेंट के नए पैटर्न हो या सेंटेंस अरेंजमेंट का नया अप्रोच हो, या हम फिलर्स की बात करें, क्लोज टेस्ट की बात करें। पिछले दिन मैंने सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी एक नए एपिसोड को आपके सामने रखा। तो इस सब संदर्भ में मैं सिर्फ ये कोशिश करता हूं कि कम समय में आपके वैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा सकूं जिसमें आपको परेशानी हो रही है। तो यहां पर आज एरर स्पॉटिंग का एक नया पैटर्न है। सेशन को शुरू करेंगे, उस पर विशेष बात करेंगे, आखिरकार इसमें क्या ऐसा किया जाए कि आंसर को चुना जा सके। साथ में ये एपिसोड हर एंगल से और हर एक प्रकार के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं सिर्फ आंसर चुनकर छोड़ नहीं देता हूं, मैं ये आपको एक्सप्लेनेशन और पूरे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देकर के ये बताता हूं कि आखिरकार किसी ऑप्शन को चुना गया है तो क्यों और छोड़ा गया है तो क्यों। ये जो पॉइंट्स है क्यों, ये बहुत सारी जानकारी लेकर के आता है, जिसको आप अगर नोट डाउन करें तो आगे आने वाले कई तरह के इंप्रूवमेंट्स या फिर एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन में हो, लेवल ऊंचा हो या नीचा हो, और इंग्लिश की जानकारी ये भी वहां पर वो ऐड करता है। इसीलिए इस लिहाजन ये वीडियो भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप नॉर्मली इंग्लिश के जो है वो चाहने वाले लोग हैं और इंग्लिश सुधारना चाहते हैं, तो आपके लिए भी उस पॉइंट से अगर देखा जाए तो ये वीडियो आपके लिए मजेदार है, उपयोगी है, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए बिना समय गंवाए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आखिरकार ये नया पैटर्न है कैसा और इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से आपके सामने नए पैटर्न को रखते हैं। पहले क्वेश्चन में हम थोड़ा समय लेंगे, आपको समझाएंगे कि आखिरकार उसमें क्या कह रहा है और किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। सेशन को शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए, आपको पता है मेरे सेशन की शुरुआत इन दिनों एक इंस्पिरेशनल कोटेशन के साथ होती है। एक कोट मैं आपके सामने रखता हूं। ये बहुत जरूरी है कि आप प्रेरित होते रहें, क्योंकि अगर आप थक जाते हैं तो लगता है कि यार बहुत कर लिया, अब नहीं चल सकता, अब नहीं कर सकता। लेकिन कोई अगर प्रेरित करने वाला हो तो हम 5 कदम और भी चढ़ लेते हैं। चलिए, आज का जो लाइन है ये एल्बर्ट आइंस्टाइन, जानते ही हैं, E = mc² वाले, कह रहा है लाइफ इज लाइक अ राइडिंग बाइसिकल। लाइफ क्या है? आइंस्टाइन महोदय ने कहा है कि जीवन क्या है? एक साइकिल राइड करने जैसा है। टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। अगर आपको अपना बैलेंस बनाए रखना है तो आपको मूव करते रहना होगा। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने इस छोटे से लाइन के माध्यम से कहा है कि भाई अगर आपको अपने लाइफ में बैलेंस बना के रखना है तो आपको चलते रहना होगा, कुछ ना कुछ करते रहना होगा। आप अगर रुक गए तो बर्बाद हो गए। और आप जानते ही हैं ये रुकने वाली कहानी, हम उस देश के निवासी हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि वो देश है जहां पर नदियों में रवानी है तो ही उसकी कहानी है, और उसके किनारे हम छठ मनाते हैं और सूर्य देवता की पूजा करते हैं और उनको अर्घ देते हैं। जो नदी रुक जाती है उसके किनारे हम निवृत्त होकर के उस पानी से धो लेते हैं और वो पानी रुक जाने की वजह से सड़ जाता है। आप इस दोनों अंतर को समझिए कि इंसान का जीवन भी ऐसा ही है। अगर आप चल रहे हैं तो आप में कभी भी जंग नहीं लगता है, आप बर्बाद नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप रुक जाते हैं तो आपके शरीर में आप फिजिकली खराब होने लगते हैं, मेंटली तो छोड़ दीजिए। और आपको पता ही है कि हेल्थ अच्छा नहीं है तो फिर आपका मस्तिष्क भी अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि अच्छे शरीर में ही अच्छे दिमाग का निवास होता है। तो कहीं ना कहीं ये बातें जो आइंस्टाइन महोदय की है बहुत बड़ी बात है। हम उस देश के निवासी हैं
जहां पर उगते सूरज को सलाम करते हैं। आप समझिए इस बात को, आम का पल्लव हरा भरा होता है, उसको कलश में रखकर टीका लगाकर उसकी पूजा अर्चना की जाती है और वही लकड़ी सूख जाती है, हवन में झोंक दी जाती है। तो आप इस बात को समझिए कि आपके लिए चलते रहना कितना इंपॉर्टेंट है। और क्या लाइन इन्होंने कहा है कि लाइफ इज लाइक अ राइडिंग बाइसिकल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। इसलिए भाई साहब, आप जिस किसी भी क्षेत्र में हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि आपको पढ़ने में ही, आपको जहां पर मजा आए आप उस क्षेत्र में बने रहिए, चलते रहिए, रुकिएगा नहीं। चलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ हासिल जरूर कर लेंगे। चलिए सेशन का यहां पर सवाल, और सवाल से पहले फिर से मुझे लगता है कि थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, है ना, समय की व्यवस्था कर लें। वही 30 सेकंड आपको हम देंगे इसमें भी, और हम चाहेंगे कि आप उतने समय में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करें, है ना। तो पहला सवाल जो है वो हम इसके लिए यहां पर रखते हैं। पहले सवाल का हम डायरेक्शन पढ़ेंगे, और ये बहुत जरूरी होता है पढ़ना, इसमें क्या रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे देखते हैं ऑल आर इनकरेक्ट, तो वो क्या के निकल। डायरेक्शन देखिए, इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो अ सेंटेंस इज गिवन व्हिच इज देन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। इसमें कितने पार्ट्स में बांटे गए? 5। कह रहा आउट ऑफ व्हिच द लास्ट पार्ट इज करेक्ट। क्या है? बोल्ड एंड इटैलिक। ये जो लास्ट पार्ट है ये करेक्ट है, इसको हमको चुनने की जरूरत नहीं है। देयर इज एन एरर इन 3 पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस एंड ओनली 1 पार्ट इज करेक्ट। मतलब जो 3 हिस्सा बचा है, ई को छोड़ करके ये 4 हिस्सा बचा है, उसमें से 3 जो है देयर इज एन एरर, 3 में एरर है और ओनली 1 पार्ट इज करेक्ट। यू हैव टू चूज द करेक्ट पार्ट एज योर आंसर। देखिए यहां पर बच्चों से यही गलती होती है, यू हैव टू चूज द करेक्ट पार्ट। तो इसमें मुझे सही वाले हिस्से को चुनना है, और यही मेरा सवाल है। यहां पर भी आज के सेशन में 5 सवाल है, क्योंकि मुझे हर एक को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि गलती कहां है, किस तरीके से है, ये बताना होगा हर एक पॉइंट में, तो मुझे थोड़ा ज्यादा समय लगेगा इसीलिए। और एक्सप्लेनेशन को जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि हर एक जानकारी जो मैं बताऊंगा यहां गड़बड़ी है, वो ग्रामेटिकली कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है, और ये क्वेश्चन अगर आप आंसर ढूंढने के लिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो ये बहुत ही आसान है। जी हां, एक मुझे सीधा सीधा यहां पर दिख रहा है ना, ऑफ फ्रीडम, जो कि मेरा करेक्ट है ना। सिंपल सा है, उस हिस्से में कुछ है ही नहीं। एक जो हिस्सा है ऑफ फ्रीडम वो सही है, द एक्सपेंशन ऑफ फ्रीडम, ऐसे नॉर्मली आप चुन सकते हैं, एक बार पढ़ के देख लेना चाहिए। अब गलती कहां कहां है ये देखिए, कह रहा है हैविंग केम। आपको पता है परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है, क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल ये जो होता है ये होता है हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जिसको आप लोग आदत से मजबूर V3 कह देते हैं। हां बिल्कुल, पास्ट पार्टिसिपल। तो यहां पर केम नहीं, यहां होना चाहिए कम, तीसरा फॉर्म, क्योंकि इसका पहला फॉर्म होता है कम V1, V2 होता है केम, और V3 जिसको पास्ट पार्टिसिपल के तौर पर, और इसी को हम हैज हैव के साथ इस्तेमाल करते हैं, तब ये V3 होता है। ऐसे ये जब ऐसे इस्तेमाल होता है तो हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल जो होता है ये कहलाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। और यहां पर पहला जो है कि हैविंग कम टू द कंक्लूजन दैट डेवलपमेंट इज बेस्ट समड अप, यहां पर क्या होना चाहिए? समड, समझा जाना। एज द एक्सपेंशन ऑफ फ्रीडम, सेन एग्जामिनीज ट्रेडिशनल डेफिनेशंस दैट अंडरस्टैंडिंग नहीं, यहां पर होना चाहिए एंड। क्या हो गया? क्या अब आएगा? हैविंग कम टू द कंक्लूजन दैट डेवलपमेंट इज द बेस्ट समड अप एज द एक्सपेंशन ऑफ फ्रीडम, सेन एग्जामिनीज ट्रेडिशनल डेफिनेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म, है ना। सिंपल यहां पर समझिए कि यहां एंड होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए कम, यहां पर होना चाहिए समड अप। तो यहां जो है ये इसको करेंगे कम, मैं दोबारा यहां पर बता दूं, यहां होना चाहिए समड,
और यहां पर ये होना चाहिए एंड। तो इसमें जो है 3 हिस्से में गड़बड़ी है। पहला मेरा गलत है, दूसरा मेरा गलत है और तीसरा मेरा गलत है। इसीलिए जो इस सवाल का जवाब है वो है आपका सी, क्योंकि सिर्फ यही हिस्सा करेक्ट है और हमको क्या कहा गया, यू हैव टू चूज द करेक्ट पार्ट एज योर आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ गए आप। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। चलिए इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि आफ्टर द रीसेंट बैड लोन सागा इट हैज। अब देखिए फिर से यहां पर वही आ गया, बैंकिंग टर्म्स, लोन, फाइनेंस। मैं बार बार कहूंगा भाई साहब, अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो विशेष करके आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कह रहा है कि आफ्टर द रीसेंट बैड लोन सागा इट हैज, और मुझे इसमें कोई भी गड़बड़ी अभी तक नहीं दिख रही है ना, तो मुझे लगता है कि यह आंसर है। फिर भी हम आगे बात करेंगे। कह रहा है बिकम इंक्रीजिंगली, और देखिए यहां पर तीसरा फॉर्म है, ठीक है, इंक्रीजिंगली एविडेंट फॉर डोमेस्टिक बैंक्स, नहीं, एविडेंट दैट डोमेस्टिक बैंक्स आर इल सूटेड फॉर, नहीं यहां पर इल सूटेड टू, ठीक है, मीटिंग द लेंडिंग नीड्स। यहां पर सबसे पहले फिर यहां मीट नहीं, मीटिंग। अब बहुत सारे बच्चे के मन में होगा, ठीक है, कि भैया यहां पर आपने 2 + V1 होता है। हां, बहुत सारे बच्चे के मन में होगा कि सर 2 + V1 होता है, आपने मीटिंग क्यों कर दिया? टू मीट तो सही है। तो देखिए इस 2 का प्रयोग 2 तरीके से होता है, ठीक है। 2 जो है ये 2 तरीके से प्रयोग होता है। एक होता है प्रेपोजिशन की तरह, ठीक है, और जब ये प्रेपोजिशन की तरह प्रयोग होता है तो एक नॉर्मल प्रेपोजिशन के बाद नाउन इस्तेमाल होता है, आफ्टर स्टेइंग, है ना, फॉर डूइंग। तो इस तरीके से जब हम नाउन यूज करते हैं तो उसी तरीके से टू जब प्रेपोजिशन की तरह इस्तेमाल होता है तो उसके साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। और टू जो है वो इन्फिनिटिव मार्कर की तरह भी यूज होता है, ठीक है, इन्फिनिटिव मार्कर की तरह यूज होता है। मार्कर की तरह कहने का मतलब है 2 + V1। अब इस बात को अगर डिटेल में आप समझिएगा तो आप देखिए, आई एम अबाउट टू गो। अब यहां पर जो है इस सेंटेंस में अगर आप देखिए तो यहां पर प्रेपोजिशन ये है मेरा, और ये दोनों एक साथ नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है, जिसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं। इस बात को समझिएगा कि ये इन्फिनिटिव की तरह इस्तेमाल हुआ है। आप कहिएगा सर इस तरीके का दूसरा एग्जाम्पल, तो आप कह सकते हैं आई एम यूज्ड टू ड्राइविंग इन पटना। अब यहां पर देखिए कि ये जो है इसके साथ इस्तेमाल हुआ है, दैट्स व्हाई हम उसके साथ आईएनजी लगाए। दिस इज द रीजन कि इल सूटेड के साथ टू आया है। यहां होगा मीटिंग द लेंडिंग नीड्स ऑफ, ठीक है, लेंडिंग नीड्स ऑफ मीडियम टू लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट्स, है ना। क्या कह रहा है कि आफ्टर द रीसेंट बैड लोन सागा इट हैज बिकम इंक्रीजिंगली एविडेंट दैट डोमेस्टिक बैंक्स आर इल सूटेड टू मीटिंग द लेंडिंग नीड्स ऑफ मीडियम टू लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट्स। और तब जाकर के ये मेरा यहां पर सही होगा। हमको पहले में क्या करना पड़ेगा, यहां पर दैट का इस्तेमाल करेंगे, है ना, यहां पर क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे और यहां पर मीटिंग का प्रयोग करेंगे, साथ में इसमें नीड्स के बाद ऑफ लगाएंगे। तो मेरा जो है वो बी वाले हिस्से में भी गलती है, सी वाले हिस्से में भी गलती है और डी वाले हिस्से में भी गलत है। तो मेरा जो आंसर यहां पर हो गया वो हो गया आपका ए नंबर, है ना। तो देखिए इसीलिए मैं यहां पर 5 ही सवाल इस सेट में रख रहा हूं, क्योंकि जो ये जानकारी है ना ये कई जगह पे आपको काम आएगी। बहुत सारे बच्चे, आप मुझे लिख कर बताइएगा, क्या ये आप जानते थे कि 2 जो है ऐसा हमेशा हर जगह पर 2 + V1 नहीं लगाते हैं।
वो जब इन्फिनेटिव की तरह इस्तेमाल करते हैं तभी लगाते हैं। अगर वो प्रेपोजिशन है तो उसकी नॉर्मल कहानी है फिर, जैसे वो और सारे प्रेपोजिशन के साथ होता है। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। यहां पर देखिए क्या कह रहा है, द रिजर्व बैंक्स डिसीजन टू हाइक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्लैब्स। देखिए यहां पर पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर, फिर से आपको वही कहूंगा मैं, बार बार देख रहे हैं ना, हर तरह के क्वेश्चन में ये आ रहा है, ये आएगा, इसको आप नहीं रोक सकते हैं। और अगर इसके साथ आप फ्रेंडली होना चाहते हैं तो आपको जानकारी बटोरनी होगी। द रिजर्व बैंक्स डिसीजन टू हाइक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्लैब्स विल अलाउ, ठीक है। अब देखिए यहां पर कि फर्स्ट टाइम होम बायर, यहां अवेलिंग लिखना सही नहीं है, क्या होगा, टू अवेल, है ना, लाभ उठाने के लिए यहां पर इसको लिखना सही है, टू अवेल। हाई लोन्स, यहां पर हाइयर, हाई नहीं हाइयर, ठीक है। ये आपकी समझदारी भी डेवलप हो गया। आपको लगा सर कैसे समझ में आता है, पढ़ के देखिए कि द रिजर्व बैंक्स डिसीजन टू हाइक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्लैब विल अलाउ फर्स्ट टाइम होम बायर टू अवेल हायर लोन्स एट बेटर टर्म्स, ठीक है। आप क्या है, हायर लोन्स एट बेटर टर्म्स विच इन टर्म विल प्रॉप इन, नहीं, ये जो प्रॉप इन है ये गलत है, प्रॉप अप होता है। प्रॉप अप का मतलब होता है उठाना या सहायता देना। क्या होता है, उठाना या सहायता देना, ठीक है, उठाना या सहायता देना। तो देखिए ये फ्यूचर की बात यहां पर कह रहा है, रनिंग कुछ है नहीं तो हम अवेलिंग यूज नहीं करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही मेरा जो वर्ब फॉर्म होता है ना, आप ये इसको समझिएगा, तो जैसे ही हम V1 लिखते हैं तो इसके पीछे डू हिडन होता है, और ये वर्बियल फॉर्म है जो कि टेंस की गुलामी करेगा। हम इसको लगाएंगे तो टेंस के हिसाब से लगाएंगे, लेकिन जैसे ही हम 2 + V1 कर देते हैं ये टेंस से आजाद हो जाता है। जैसे कि आप अगर कहते हैं ना कि आई प्ले, आप एक एग्जांपल समझिए कि अगर आप इसको ये कहें कि आई गो टू गांधी मैदान टू प्ले क्रिकेट, तो ये देखिए कि अब आजाद हो गया है टेंस की गुलामी करने से। अब आप इसको चाहो तो आप यहां पर आई वेंट भी लिख सकते हो टू GM, और यहां से ये सेंटेंस सेम रहेगा। आप चाहो तो आई विल गो भी लिख सकते हो, ठीक है, आई विल गो टू गांधी मैदान, और इसके साथ भी ये सेंटेंस आएगा। तो मतलब क्या है कि जैसे ही आप ये 2 + V1 यानी इसका नॉन वर्बियल फॉर्मेट लेकर के आते हैं तो वो फिर टेंस की गुलामी से बाहर हो जाता है। और वैसे भी ये भविष्य की बात है, तो यहां पर अभी ये रनिंग तो है नहीं, और जब भी कुछ रनिंग होता है उसको दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं ING वाला फॉर्मेट। अगर हम वर्ब के साथ दिखा रहे, एक्शन दिखाना चाहते हैं तो इजारम के साथ यूज करते हैं। ऐसे दिखाना हो तो हम उसको हटा देते हैं, जैसे कि प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, अगर आप वो कर रहे हो तो अच्छा है ना। रनिंग ट्रेन, इसका मतलब कि अगर ट्रेन दौड़ रही है तो वहां उस तरीके का सेंस देते हैं। तो यहां पर अवेलिंग लिखना सही नहीं है, टू अवेल होगा। तो इधर बाहर आ जाते हैं कि हमने क्या क्या सुधारा है वो देखिए। और लास्ट वाला जो है इन द अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट रियल एस्टेट एक्सपर्ट सेट, तो ये तो आपका पहले से ही करेक्ट है, ई वाला ऑप्शन। तो हमने जो पहला वाला में कोई सुधार नहीं हुआ है, द रिजर्व बैंक डिसीजन टू हाइक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्लैब विल अलाउ, तो ये मेरा सही है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, मुझे चुनना भी वही है करेक्ट पार्ट। फर्स्ट टाइम होम बायर, यहां पर अवेलिंग की जगह पर हो जाएगा टू अवेल, है ना, अवेल का मतलब लाभ उठाने से होता है। अब यहां पर हाई नहीं हायर हो जाएगा, हायर, वो चेंज कर रहे हैं कि हायर लोन्स एट बेटर टर्म्स हो जाएगा, विच इन टर्न विल प्रॉप अप होना चाहिए। यहां पर मैंने आपको बताया कि फ्रेजल वर्ब है और प्रॉप अप का मीनिंग होता है उठाना और सहायता देने के सेंस में। इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है, इसका जो आंसर हो गया वो हो गया आपका ए। दूसरे वाले का भी था और इसका भी आंसर आपका ए हो गया। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए समय समाप्त हो गया है, देखते हैं। कह रहा है कि while there is certain a need to develop a vibrant market alternate to funding projects। अब देखिए, अभी जो बताए यहां पर certainly एडवर्ब होना चाहिए यहां पर। There is certainly a need to develop a vibrant market alternative, है ना? क्या होना चाहिए? Alternative, मार्केट ऑल्टरनेटिव। ये सारी चीजें आप दो तरीके से कर सकते हैं। पेपर पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। पेपर भी पढ़ने से ये सारी बातें आ जाती है कि while there is certainly a need to develop a vibrant market alternative for funding, यहां पर नहीं, यहां टू नहीं, फॉर फंडिंग, ऑल्टरनेटिव फॉर फंडिंग प्रोजेक्ट्स, अचीविंग दिस थ्रू अ डिक्टेट इज अ बैड आइडिया, है ना? तो यहां पर क्या कह रहा है कि वेल देयर इज सर्टेनली अ नीड टू डेवलप अ वाइब्रेंट मार्केट ऑल्टरनेट फॉर फंडिंग प्रोजेक्ट्स। तो मेरा गलती कहां हुआ? पहले वाले में गलती हुआ, है ना? सर्टेन नहीं होना चाहिए। चलिए, दूसरे वाले में ऑल्टरनेट नहीं, ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। और तीसरे वाले में फॉर फंडिंग होना चाहिए, यहाँ भी गलती है। यहाँ फॉर फंडिंग होना चाहिए, यहाँ ऑल्टरनेट में गलती है, यहाँ सर्टेन में गलती है। मेरा जो डी वाला हिस्सा है वो सही है। तो इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है, इसका जो आंसर है वो है आपका डी। चलिए अगला सवाल आपके सामने रखते हैं। सेशन का आखिरी है और समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है, इंडियन हैंडसेट मेकर्स हैव आस्क्ड द गवर्नमेंट टू रेशनल। अब देखिए टू के बाद ये एडजेक्टिव लगाया है, यहां पर रेशनलाइज करिए इसको। V1 रेशनलाइज टैक्सेस लेवीड जो लिया जाता है ऑन बैटरीज एंड इशू। अब देखिए फिर कहेगा सर यहां पर इशूड क्यों नहीं हुआ, तो ये इसके साथ है। टू रेशनलाइज taxes levied on batteries and issue a clarification that the GST, यहां पर है that the GST on lithium ion batteries used in smartphones and feature phones, यहां पर S, यहां पर देखिए स्मार्टफोन्स है तो यहां पर भी फीचर फोन्स should be levied at 12% on par with the rate on parts used to make mobile phones। तो मेरा जो पहले वाले में गलती हुआ वो यहां पर है, रेशनलाइज करेंगे इसको, है ना? 2+V1 लगाएंगे यहां पर, है ना? 2+V1 लगाएंगे यहां पर। उसके बाद जो है यहां पर लेवीड, क्योंकि जो लिया जाता है पहले की घटना है और आपको बताया है कि हम पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं इस जगह पर। लेवीड ऑन बैटरीज एंड इशू अ क्लैरिफिकेशन दैट द GST ऑन लिथियम आयन बैटरीज यूज्ड इन स्मार्टफोन्स एंड फीचर फोन्स, यहां पर एस लगाएंगे। और इसीलिए मेरा ये भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। सही क्या हो गया? डी। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो हो गया आपका डी। तो देखिए इस तरह का सवाल भी आपके सामने रखा जाएगा जिसमें आपको यह बताना होगा कि आखिरकार करेक्ट वाला हिस्सा कौन सा है। अब देखिए कि मैंने इन सवाल के साथ आपको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पहुंचाने की कोशिश की। मैंने यह बताया कि आखिरकार हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स का इस्तेमाल हो रहा है और क्या गलत है। हम सिर्फ आंसर बता करके नहीं निकल रहे कि इसका सी है, इसका बी है। ये जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है ये आपको इतना सुगढ़ और सुदृढ़ कर देगा कि आगे आप इस तरह के सवाल अगर बनाएंगे, चाहे वो किसी भी पैटर्न का हो, इंप्रूवमेंट हो, फ्रेज रिप्लेसमेंट हो, एरर स्पॉटिंग हो, आप वहां पर अच्छे से और पूरे विश्वास के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। बस शर्त यही है कि आप वीडियो बिना भगाए हुए शुरू से अंत तक देखिए, हर एक सेशन को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को भगा करके मत देखिए क्योंकि इसमें घाटा आपका है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये नए पैटर्न वाला
जो सेट है वो आपको पसंद आया होगा, साथ में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय है यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द आपके सामने फिर इसी तरह के एक एपिसोड के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, जोर शोर से तैयारी में जुटे रहिए। पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि बैलेंस बनाए रखना है, तो चलते रहिए। लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।